नमस्कार। आज हम मौजूद हैं स्टडी स्थल में जिसका पता है चांदपुर चुंगी शाना। आज हमारे साथ एसएससी अड्डा से पवन मौल सर उपस्थित हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। आज हमारे साथ खास मेहमान पवन मौर्य जी जुड़ रहे हैं। आइए उनसे जानकारी करते हैं, बातचीत करते हैं, क्या रहा उनके जीवन का सारा माहौल। मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ, आपके जीवन के बारे में पूछना चाहता हूँ कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए जो अड्डा संस्था है, अड्डा संस्था, वहां तक पहुँचने के लिए क्या क्या मेहनत की है? सर, अगर मैं अपनी प्रारंभिक शिक्षा की बात करता हूं तो मैंने प्रारंभिक शिक्षा अपने ही गांव से की है। इसके बाद प्रारंभिक शिक्षा मतलब पहली से लेकर और 5वीं तक हम प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से की थी। उसके बाद हम लोग अपने गांव के ही पास में छोटा एक कस्बा है, वहाँ शाहजहानपुर भारत शिक्षा सदन, मैंने अपना जो 10th है वो वहाँ से किया है। फिर इसके बाद अगर मैं अपनी 12th की बात करता हूँ तो मैंने भारत शिक्षा सदन के बाद हमने 12th की थी लाला बाबू बैजल मेमोरियल इंटर कॉलेज से। और इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ अपनी बैचलर डिग्री की, तो वो मैंने किया है बीएससी, जो कि आपके एनएस कॉलेज नानक चंद एंग्लो संस्कृति महाविद्यालय मेरठ से किया है। सर आपका गांव कहाँ पड़ता है? सर मेरा गांव पड़ता है डिस्ट्रिक्ट हापुड़ में और गढ़गंगा के बिल्कुल जस्ट पास में है। गांव का नाम है लोधीपुर। सर प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई गुरु होता है। बिल्कुल सर। आपका सबसे महत्वपूर्ण गुरु कौन है? क्योंकि जीवन में बहुत सारे गुरु आते हैं, गुरु को हर रूप में आते हैं, बिल्कुल। लेकिन शिक्षा को लेकर आपका ये सबसे बड़े गुरु कौन है आपके जीवन में? सर गुरु की अगर मैं बात करूं तो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जिसका कोई गुरु नहीं, और ऐसा कोई काम नहीं जो बिना गुरु के संभव हो। बच्चों, मेरे गुरु आज इस दुनिया में नहीं है। सबसे पहले तो मैं उनको प्रणाम करता हूं कि आज जहां भी मेरे गुरु हों, इस समय सुरक्षित हों, अच्छे से हों, जहां भी हों, हमसे बढ़िया लाइफ में हों। मेरे गुरु रहे हैं परम गुरु, जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है, पढ़ाना कैसे, बोलना है कैसे, बच्चों को डील करना है, वो थे मेरे गुरु। और अंकल के हैं, गुरु के हैं, डॉक्टर अमित मोरल जी। तो सर उसके बाद आपने उनसे पढ़ाई की, उसके बाद आप ने कहा किस किस जगह पढ़ाया और वहां तक अड्डा तक आप कैसे पहुंचे? सर अगर अड्डा की बात करूं, देखिए मैं इस समय एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर पढ़ाता हूं दोस्तों। और वहां तक पहुंचने के लिए जो मेरा संघर्ष रहा है, सबसे पहले क्या था सर, कोविड से पहले हम लोग ऑफलाइन पढ़ाया करते थे। ऑफलाइन मेरी बहुत सारी ब्रांच चलती थी, जैसे कि आपका गढ़मुक्तेश्वर हो गया, आपका हापुड़ हो गया, शाना में मैंने बहुत टाइम पढ़ाया है। और आज मैं इस समय शाने से ही खड़ा होकर ये आपका जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, ये शाने से ही चल रहा है। स्टडी स्थल कोचिंग सेंटर है जहाँ पर आज मैं आया था, और यहाँ आपसे भी मुलाकात हुई, आपने इंटरव्यू किया, और पूरी पहले इस टीम का और आपकी पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो सर गढ़मुक्तेश्वर, शाना, हापुड़, गुलावटी, ये मेरी कुछ ऐसी ब्रांचेस थी जहाँ पे मैं ऑफलाइन पढ़ाया करता था। ऑफलाइन के साथ में सर हम लोगों ने एक और सेटअप बनाया था कि हम लोग हॉस्टल चलाते थे। और उस हॉस्टल में हम लोग क्या करते थे कि बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यहाँ पर रखते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब क्या कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर मैं फीस पे नहीं कर पाऊंगा, तो हम उनका रहना खाना पीना सब फ्री करते थे। और उनसे कहते थे जब आपका सिलेक्शन हो जाए आप हमें तब अपनी फीस जमा कर देना। कुछ ऐसे बच्चे हैं सर जो आज, उनमें से बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ नहीं बहुत सारे बच्चे हैं जो सिलेक्शन लेकर अपने माता पिता का और हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। सर पढ़ाई में सबसे ज्यादा ऑनलाइन अच्छा होता है या ऑफलाइन? सर अगर मैं बात करता हूँ पॉइंट ऑफ व्यू से, बच्चे के दृष्टिकोण से, पढ़ने के लिए तो दोनों सेटअप अच्छे हैं। आप ऑफलाइन पढ़ो या ऑनलाइन पढ़ो, आप किसी को भी कम नहीं आंक सकते हैं। लेकिन बस ये है कि ऑनलाइन से इतना फायदा हो गया है, जैसे मान के चलो सर आपके घर से 10 किलोमीटर दूर कोचिंग सेंटर है, तो और वो लड़की, आपने देखा होगा सर हमारे समाज या मैं पूरे सभी की बात करता हूँ, एक लड़का कोचिंग 2 साल चला जाए तो नो प्रॉब्लम, लेकिन एक लड़की अगर लगातार 2 साल तक कोचिंग जाए तो मोहल्ले, पड़ोस, यार, रिश्तेदार सब कहने लगते हैं कि शायद ये नहीं कर पाएगी। चाहे उनके बेटे बेटी करें या ना करें, लेकिन उस पर तंज कसना जरूर शुरू कर देते हैं। तो इस ऑनलाइन से उन बेटी को फायदा हुआ है, उन बेटों को फायदा हुआ है जो कहीं ना कहीं इस चीज के शिकार थे, उन बच्चों को भी फायदा हुआ है जो कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कोई स्कूल में पढ़ा रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है। और सर जो भी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर होती है वो ज्यादातर 90% इनकी क्लास मॉर्निंग में होती है। और मान लो कोई बच्चा टीचर है और वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, उसकी सैलरी मुश्किल से 5 या 6 हजार रुपए है, वो वहां पढ़ा रहा है, उसको कर लगता है कि मुझे ऑफलाइन कोचिंग करनी है, लेकिन ऑफलाइन कोचिंग तो सुबह हो रही है, बच्चा वो क्या करे। तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है आपकी ऑनलाइन कोचिंग सेंटर। सर होता क्या, गांव देहात में गरीब बच्चे होते हैं जी, शहर नहीं पहुंच पाते जी, आजकल उन्होंने ऑनलाइन का अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है, लेकिन उन बच्चों को पता नहीं है कि हम पढ़ाई किस तरीके से करें। तो मैं चाहता हूँ आप बच्चों को बताएं अपने इस मैसेज के माध्यम से कि बच्चों को पढ़ाई किस तरीके से करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, अब आपने देखा होगा जैसा अभी सर ने क्वेश्चन पूछा था कि ऑफलाइन या ऑनलाइन में कौन सा बेस्ट होता है, तो मैंने बताया था कि दोनों ही अपनी जगह बेस्ट होते हैं, लेकिन समय की बचत और पैसे की बचत अगर मैं इन सबको देखूं तो आपके लिए ऑनलाइन बेस्ट होता है। सर अगर हम ऑफलाइन कोचिंग की बात करें, कहीं भी आप किसी भी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में जाते हैं तो आप पर मंथ कम से कम 1000 रुपए फीस जरूर देते होंगे। लेकिन जब मैं अपने अगर एसएससी अड्डा की बात करता हूँ, वहां पे कोई भी कोर्स हो या स्टडी का स्थल का कोई भी बैच हो या कोई भी ऑल ओवर इंडिया जो भी लोग ऑनलाइन हम लोग, हमारा जो टीचर कम्युनिटी है, जो भी लोग पढ़ा रहे हैं,
सर इतनी को नॉमिनल प्राइस रखते हैं ताकि हर वो बच्चा बैच परचेज कर सके, हर वो बच्चा यूट्यूब के माध्यम से पढ़ सके जो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर परेशान है कि शायद पैसे होते तो मैं भी पढ़ लेता, ऑफलाइन कोचिंग में 1000 रुपए महीने देता। हम लोग सर 500 रुपए में भी, 800 रुपए में भी बच्चों को जैसा जैसा बैच होता है उस तरीके के कम पैसों में ही बच्चों को बैच प्रोवाइड कराते हैं और बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। और जो हमारा पूरा अड्डा, स्पेशल मैं एसएससी अड्डा पे पढ़ा रहा हूँ बच्चों, एसएससी अड्डा की पूरी टीम आप सबके साथ लगी हुई है, जो कि हम लोग सुबह 6 बजे से लेकर और रात को 12 बजे तक आपकी सेवा में लगे रहते हैं। तो बच्चों आपसे बस यही कहना चाहूंगा, आप चाहे ऑफलाइन पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, जहां भी पढ़ो मन से पढ़ो। सर काफी सारे कोचिंग सेंटर हैं, काफी सारी संस्थान हैं जी प्रेजेंट में, आपको क्या लगता है कि सबसे बेस्ट, आप तो नहीं बताओगे, खुद भी बेस्ट बिल्कुल, बताओगे, लेकिन बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि सबसे अच्छा टीचर कौन है आपकी नजर में? सर ये आपने एक टास्क दिया कि सबसे अच्छा टीचर कौन है, तो मैं अगर कोई मुझसे कहेगा कि दुनिया में सबसे बेस्ट टीचर कौन है, तब मैं एक ही नाम लूंगा, वो है डॉक्टर अमित मोरल। प्यारे साथियों, वो कोई और नहीं, जो मेरे गुरु हैं और आज इस दुनिया में नहीं है। मैं उनका सम्मान आज भी इतना ही करता हूँ और पहले भी इतना ही करता था, और उनके चरणों में मैं पवन मोरल शीश झुकाकर उनको प्रणाम करता हूँ। आज जिस भी ऊंचाई तक पहुंचा हूँ ये सब कुछ देन मेरे गुरु अमित मोरल की है। तो सर मेरे लिए, मेरी दुनिया में और पूरी ऑल दुनिया में अगर कोई मुझसे पूछे कि ऑल ओवर वर्ल्ड में आपका सबसे बेस्ट टीचर कौन है, तो डॉक्टर अमित मोरल मेरा एक ही नाम आएगा। सर हर व्यक्ति का सपना होता है कि हम अच्छी मुकाम पाएं, जी। अच्छा मौका पाएं। आप भी स्टडी बच्चों को पढ़ाते भी हैं, बिल्कुल। तो आपका भी कोई सपना होगा जॉब में आगे जाना, क्या हासिल करना चाहते हैं आप? सर मेरा टारगेट पहले से ये था, कहते हैं ना कि यार इसको बोलने का शौक है तो इसको वकील बनना चाहिए, जी। इसके अंदर हेजिटेशन नहीं है, इसको वकील बनना चाहिए या फिर इसको पत्रकार बनना चाहिए, ये बहुत बोलता है। सर मेरे अंदर हेजिटेशन ये जो होता है ना कि यार ये बंदा, हम चाहे स्कूल हो सर, चाहे कॉलेज हो, उसमें सबसे आगे रहे, जी। चाहे फिर वो प्रेयर का मामला हो, चाहे फिर वो खेल कूद का मामला हो, कुछ भी हो, चाहे वो एनसीसी का हो, हम सब एनसीसी के सी सर्टिफिकेट होल्डर थे, चाहे वो आपका स्पोर्ट्स हो या स्काउट हो, हम उसमें सबसे आगे रहते थे। तो एजिटेशन बिल्कुल भी नहीं थी। तो जब हम 12th बीएससी फर्स्ट ईयर में थे तो हमारी एक मैडम थी जिनका नाम था सुमन चौहान। सर मेरा सपना तो पहले डॉक्टर बनने का था, लेकिन जब बीएससी के प्रैक्टिकल कुछ ऐसे हुए जिनको मैं देख नहीं पाया, तो मैडम ने कहा कि आप अपने इस सपने को छोड़ दो। और सर मैं यही कहना चाहूंगा, बीएससी करने के बाद मैंने मास्टर डिग्री में एमए किया, फिर मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं कभी कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, क्योंकि सर मेरा सपना था कि मुझे कुछ बड़ा अचीव करना है और पहला सपना था कि मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन जब मैं अपने गुरु डॉक्टर अमित मोरल के साथ जुड़ा तो उन्होंने कहा पवन तू एक अच्छा टीचर बन सकता है, बस तुझे सही गाइडेंस की आवश्यकता है। उनके गाइडेंस में मैं पढ़ा, जहां उन्होंने बताया मैं वहां पे स्टडी भी की, उनके साथ काफी टाइम रहा, और सर आज उन्हीं की दुआ, उन्हीं का सब कुछ फल फूल रहा है कि मैं आज जहां भी हूं उनकी वजह से। तो सर सरकारी जॉब पाना नहीं चाहते आप? सर सरकारी जॉब पाना हर किसी का एक उद्देश्य होता है, चाहे वो आप हो या मैं हूं या कोई और है, लेकिन वक्त की नजाकत जो मिल जाए वो बेस्ट है। तो सरकारी जॉब अगर आपकी चॉइस है तो किस प्रकार की जॉब चाहते सर हैं? मेरी जॉब सिर्फ एक ही थी और वो थी डॉक्टर बनना, जो मैं नहीं बन पाया। उसका कारण सिर्फ यही था कि सर जब बीएससी के फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल चल रहे थे तो कुछ प्रैक्टिकल ऐसे थे जो मैं नहीं कर पाया था, जिनको तो मैंने नाम भी लिया उन टीचर का जिन्होंने ये बोला था कि अब शायद आप ये नहीं कर पाओगे। सर परिवार में आपके कितने लोग हैं फिलहाल? सर परिवार की अगर मैं बात करूं तो परिवार में हम 3 भाई हैं, जिसमें बड़े वाले दिल्ली पुलिस में है, छोटा अभी घर पे ही है, मतलब वो अपनी तैयारी कर रहा है, और बाकी मैं हूँ, मम्मी पापा हैं। तो सर शादी तो हो चुकी है हाँ आपकी? बिल्कुल सर। अच्छा, वाइफ वाइफ क्या करती हैं आपकी सर? सर वो भी अभी तो फिलहाल में घर पे ही है, लेकिन वैसे वो भी एक टीचिंग प्रोफेशनल में ही है। जी जी जी। तो आप उन्हें अपने साथ ही ले जाना चाहते हैं उधर? कोशिश करेंगे सर, अच्छा। वो सुना है उनके सर ऊपर डिपेंड करता है। आपका बेटा भी है? हाँ सर बेटा तो है, लेकिन वो अभी, आप लोगों को तो पूरी जानकारी है इस बारे में कि थोड़ा सा अभी फैमिली इशू था, अब सब कुछ ठीक है भगवान की दुआ से सर। ये थे हमारे साथ पवन मॉडल जी। इन्होंने बच्चों के लिए एक अच्छी गाइडलाइन दी, अच्छे विचार दिए और कहा कि बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई जीवन का सबसे बड़ा स्रोत है। मेरे सहयोगी सर्वेश कुमार के साथ मैं धर्मेंद्र राजपूत, बुलंदशहर।